today we will actually continue with where we left yesterday और इसमें थोड़ा सा हम recap करेंगे. We were talking about fundamental subspaces और उसके बाद जो है we will talk about rank of a matrix और and then we will talk about norms जो again आप लोगों ने norms किए हुए ज़रूर हैं लेकिन ये कि नॉट इन द सेंस और नॉट कम्प्लीटली जिस तरह से हम आज जो है बात करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर वी ट्राइंग टू एक्चुअली सॉल्व बाय यूजिंग ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट जो कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं. तो सबसे पहले अनाउंसमेंट में देयर इज़ नथिंग न्यू. असाइनमेंट आपकी अपलोड हो चुकी है, मेरा ख्याल है आप सारों ने देख भी ली होगी. 9 to 9:30 PM कल आप लोगों का जो है वो पहला क्विज़ होगा और लेक्चर 3 तक के कंटेंट्स वुड बी इंक्लूडेड. जी रीकैप में वी विल जस्ट लुक इनटू व्हाटएवर वी वर डूइंग यस्टरडे और हमने जहाँ पर लेक्चर जो है ख़त्म किया था वी वर टॉकिंग अबाउट 4 फंडामेंटल सब स्पेसेस जिसमें से हमारे पास कॉलम स्पेस की हमने बात की थी. ठीक है, और उसके बाद जो है वी टॉक्ड अबाउट रो स्पेस, वी टॉक्ड अबाउट नल स्पेस and we talked about left null space. Left null space. ठीक है, एंड देन हमने ये इन तमाम की तमाम जो सब स्पेसिस की बात की थी वी टॉक्ड अबाउट दैम विद रेफरेंस टू सब मैट्रिक्स कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है m/n मैट्रिक्स है विच मीन्स कि m इसके पास इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज हैं. लेट मी राइट इट हियर. जी m/n मैट्रिक्स है हमारे पास एंड m आर द नंबर ऑफ रोज एंड n आर द number of columns. These are the columns. और तो column space को हमने क्या define किया था? We actually denote it by C of A and this is actually the set of all the this is actually the span of columns of A. ठीक है, और इसमें जो है अगेन हम ये चीज़ बहुत डिटेल में पहले कर चुके हैं कि स्पैन में जो चीज़ मैटर कर रही होती है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कर रहे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कर रहे होते हैं. बिकॉज आपके पास अगर 10 वेक्टर्स भी हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 2 हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, बाकी डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है कि वो 10 के 10 मिला के भी 2 डायमेंशनल स्पेस को ही स्पैन कर पाएंगे. सो फर्स्ट थिंग दैट वी एक्चुअली सॉ फ्रॉम हेयर इज़ के इन केस ऑफ कॉलम स्पेस हम सबसे पहले ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं दैट इज़ एक्चुअली द डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए. एक और चीज़ जो हमने कल देखी थी विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके पास जो वेक्टर होते हैं कॉलम स्पेस में दे एक्चुअली बिलोंग टू they are m dimensional vectors because we saw कि हर कॉलम में आपके पास m एलिमेंट्स होंगे, कॉलम्स आर वर्टिकल. तो जितने रोज नंबर ऑफ रोज जो हैं दैट इज एक्चुअली द डायमेंशन ऑफ एवरी कॉलम, that is actually the number of elements in every column, and the dimension of column space is actually the number of pivot columns. ठीक है, और ये कॉलम्स हमें कहाँ से मिलते हैं? आफ्टर रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म अगर हम जब कर लेते हैं तो उस केस में जो है वो हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे होते हैं जिसमें पिवोट होता है, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए. और ये जो एक्चुअली जी बोले मैम, एक क्वेश्चन है इसमें काइंडली. जी मैम, जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल 2x2 मैट्रिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक हमारे पास है स्पैन ऑफ अ मैट्रिक्स, एक हमारे पास है डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स. अगर 2x2 मैट्रिक्स जो है वो फुल रैंक है दैट मींस कि वो उसका स्पैन 2 है, वो 2 डायमेंशन को स्पैन कर रहा है और डायमेंशन भी उसकी 2 ही है.
So difference between dimension and span फिर क्या होगा? Are they the same things देखिए or they are? एक्चुअली ओके सो स्पैन जो है ना बेसिकली, हाँ आप जो है वो कह सकते हैं कि स्पैन इज एक्चुअली मतलब स्पैन इज एक्चुअली गिविंग यू ऑल द एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। जो डायमेंशन है वो आपको ये बता रही है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के आपका जो क्वेश्चन है हम वही देख लेते हैं कि 2x2 का अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज कि ये मैट्रिक्स है मेरे पास 1 0 और 2 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसमें से कॉलम स्पेस लेती हूँ तो उसकी जो डायमेंशन होगी दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। Yes. डायमेंशन 1 होने का क्या मतलब है कि अगर मैं स्पैन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए लेती हूँ तो इट विल इंक्लूड all vectors in that one dimension, ठीक है। so in a way they are actually मतलब they are not equivalent but they are giving you the same information, यानी आपके पास जो डायमेंशन है वो ये बता रहा है कि जो वेक्टर्स आप कंसिडर कर रहे हैं वो कितनी जगह को स्पैन करेंगे, कितने बड़े स्पेस को स्पैन करेंगे, ठीक है। और जो स्पैन इटसेल्फ है दैट इज एक्चुअली द सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। और वो ये आपके पास जो है तो अगर आप समहाउ अगर आप स्पैन को किसी भी चीज़ के जो है वो, यानी फॉर एग्जांपल अब देखें मेरे पास अगर यही वाला वेक्टर है तो आई कैन सी के डायमेंशन अगर इसका 1 डायमेंशनल है तो इसका मतलब है कि मेरे पास व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसकी डायमेंशन सिर्फ ये वाली है, ठीक है, एक्स एक्सिस है। और स्पैन जो है वो क्या बता रहा है, स्पैन इज एक्चुअली गिविंग यू ऑल पॉसिबल वेक्टर्स इन दिस पर्टिकुलर डायमेंशन। इज इट क्लियर टू यू? Yes, yes. I get ठीक it. है, ओके। अच्छा जी, तो ओके नाउ किधर थे हम जी। अब एक जो चीज़ एक्चुअली ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैंने जो असाइनमेंट दी है उसको भी मैं करेक्ट करूंगी, उसमें मैंने लेफ्ट नल स्पेस का तस्करा किया है बल्कि बट द थिंग इज के ओके उसके हम बाद में वापस आते हैं। अच्छा, अब कॉलम स्पेस जो है ना, दिस इज कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस, दे आर काइंड ऑफ कनेक्टेड, ठीक है। और जिस तरह से आप में से किसी ने ही कल मेंशन किया था कि अगर मैं नल स्पेस ऑफ ए लेती हूँ तो दिस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ नॉन pivot columns of A, ठीक है। ये इन अदर वर्ड्स जो अभी हमने एग्जांपल अगले पेज पे जो देखी थी तो उसमें भी एक्चुअली 100 जो हमने यहाँ पे देखी है कि इसमें जो है वी हैव जस्ट वन कॉलम जो कि पिवट कॉलम है बिकॉज दूसरा तो उसका मल्टीपल ही है। तो इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए 1 है एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज ऑल्सो 1, ठीक है। एंड फॉर्मूला क्या हो सकता है या रिलेशनशिप दोनों का क्या है कि आपके पास डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, ठीक है। बिकॉज अब देखें कि नंबर ऑफ कॉलम्स इस केस में कितने हैं, 2 हैं। तो उनमें से जो पिवट वाले कॉलम है दिस इज एक्चुअली दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग कि आप वो नंबर निकाल रहे हैं जिसमें पिवट एलिमेंट नहीं है मौजूद, ठीक है। बिकॉज n इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, डायमेंशन में हमने वो तमाम कॉलम्स ले लिए जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और विच हैव पिवट इन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। और उसके बाद जब आपने इस टोटल में से उसको माइनस कर दिया तो डेफिनेटली जो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, विच मीन्स कि इट इज एक्चुअली टेलिंग यू कि नल स्पेस जो है वो नल स्पेस में जो है वो कितना स्पैन हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अगेन इसका जो है वो स्पैन ले लेती हूँ जो वेक्टर मुझे इसमें मिल रहे हैं तो इट विल गिव मी ऑल द वेक्टर्स विच आर टेकिंग विच जो कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद या ए को एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 में मैप कर रहे होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, कल हमने मेरा ख्याल है यहाँ पर ही रोका था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस थिंग, व्हाट डज इट मीन कि ये वेक्टर्स जो हैं दिस इज द सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स सच दैट जब आप उसको ए से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 पे चले जाते हैं, ठीक है। सो इसका आपको मतलब क्या समझ में आता है, एनीवन हैज एनी आइडिया? क्योंकि देखें अब इससे पहले जो हमने कॉलम स्पेस में बात की थी व्हाट डिड वी टॉक अबाउट कि कॉलम स्पेस के केस में हमने ये कहा था कि
कॉलम स्पेस कंसिस्ट ऑफ, यानी अगर हम ये इस तरह लिख रही हूँ मैं ax इक्वल टू वाई, तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए ले रही हूँ। इसका मतलब है कि मैं आपके पास एक बेसिकली एक ऐसा वेक्टर जनरेट कर रही हूँ जो कॉलम स्पेस में है, एंड दिस वेक्टर इज एक्चुअली समथिंग दैट इज टेंजिबल। हमें पता है कि ये वेक्टर जो है वाई एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी हमने स्पेस लिया हुआ है उसके अंदर कर रहा है। सिर्फ ये कि हम जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन से हम ये वेक्टर जनरेट करें, तो ये तो बात समझ में आती है। व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन कि आप वो तमाम वेक्टर्स ले रहे हैं जो कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, या हम मतलब मैट्रिक्स अप्लाई करने का मतलब ये है कि वी आर एक्चुअली अप्लाइंग बाय सम सिस्टम, और उसको अप्लाई करते हैं एंड इट इज गोइंग टू जीरो। सो अगर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस फिगर के रेफरेंस से व्हाट डज इट मीन, कैन एनीवन टेल मी? ठीक है, 2 डायमेंशनल की हम बात कर रहे हैं, उसी एग्जांपल की जो आप में से किसी ने भी मेंशन किया है, और हमने ये कहा है कि जो हमारे पास जो हमारे पास स्पैन हो रहा है कॉलम से, वो सिर्फ वन डायरेक्शन हो रही है, विच इज दिस डायरेक्शन। ठीक है, विच मीन्स कि मेरे पास जो भी y आ रहा होगा वो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, को यहाँ पे कोई भी नंबर हो जाएगा और इधर 0 आ जाएगा, लेकिन ये कि इस लाइन पर ही आ रहा होगा y, एंड इट विल बी क्रिएटेड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ a विद x, जो वेक्टर है विच इज अननोन, जो कि हम बाद में जिसकी बात करेंगे। लेकिन इसके रेफरेंस से इसका क्या मतलब बनता है? एनीवन? नल स्पेस पढ़ा हुआ है ना सबने, जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था तो? चले ये तो बताए ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? चले वो नहीं समझ में आता तो आई विल एक्सप्लेन, लेकिन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जी मैम पढ़ा है। पढ़ा हुआ है, ठीक है। और जो है वो ओके, सो एक्चुअली देखिए नल स्पेस का मतलब क्या है कि अब अगर आप सिर्फ इसी को देखते हैं, इस फिगर को ही देख लेते हैं हम, जो x1 और x2, अगर अगर मैं पूरे वेक्टर स्पेस की बात करती हूँ तो इसका क्या मतलब है, उसमें वो तमाम के तमाम वेक्टर्स हैं जो कि हर डायरेक्शन में मौजूद है ना, कि वी आर सेइंग कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, एंड सो फोर्थ। ठीक है, लेकिन जब मैंने ये वाला मैट्रिक्स लिया है तो अब क्या हो रहा है मेरे पास कि इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद जितने मेरे पास नॉन जीरो वेक्टर्स बचे हैं, ठीक है, आई एम एक्चुअली टेकिंग दोज वेक्टर्स, ऑल ऑफ वेक्टर्स जो है वो सम हाउ हमने क्या किया, हम वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट इट इन डिटेल, लेकिन जस्ट हैव अ बिट ऑफ आइडिया, क्योंकि जब हम आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो ये आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। बट द थिंग इज कि अब हम सिर्फ ये वाले ले रहे हैं। ये वाले लेने का मतलब है कि ये जो बाकी तमाम के तमाम वेक्टर्स थे ना, वो समहाउ कोलैप्स कर गए हैं। और वो कोलैप्स कहाँ पे कर गए हैं? दे आर ऑल गोइंग टू द नल स्पेस। यानी अब आप इसको सिर्फ ये समझ लें कि आपके पास एक्स और वाई दो डायरेक्शन थी ना, अब एक्स डायरेक्शन बची है समहाउ, और जो वाई डायरेक्शन थी ना, दैट इज एक्चुअली, यानी वाई के जितने भी सारे वेक्टर्स थे वो सारे के सारे हमारे पास इस तरह से चले गए हैं कि ये जो x2 डायमेंशन थी वो जीरो हो गई है। ठीक है, या इट इज, तो हम उसको कहते हैं नल स्पेस। अब उससे होता क्या है, इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन यू हैव दोज वेक्टर्स जो कि नल स्पेस पे लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो वे ऑफ गेटिंग बैक दोज वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल व्हाट वी आर सेइंग इज कि अब ये देखें, दे आर नॉट एक्चुअली गोइंग, मैंने ये थोड़ी सी गलत फिगर बनाई है। व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो इस डायमेंशन की जो भी इंफॉर्मेशन थी ना, इट इज समहाउ गोइंग टू जीरो। मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन बची है ना, जो मैंने सब स्पेस डिफाइन किया है बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम से, उसमें सिर्फ एक्स एक्सिस की इंफॉर्मेशन बची है। जो वाई एक्सिस वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, दैट इज ऑल गोइंग टू जीरो, बिकॉज आई डोंट नो कि ये जो वेक्टर मेरे पास यहाँ पर आया है इसका वाई कॉम्पोनेंट क्या था। ये वाई पे जो था वो बहुत ऊंचा था, नीचा था,
नेगेटिव वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे था, बिकॉज ऑफ द रीजन कि कॉलम स्पेस या जो इस वेक्टर इसके साथ जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है तो आई एम गेटिंग ऑल of the vectors which are just on the x-axis, ठीक है, and I don't have any information कि जो y-axis पे थे, या in other words what we are saying is कि that information is lost or that information has gone into the null space. और null space में देखें ये वाला, अगर null space की अगर मैं ये इक्वेशन लिखती हूँ और यहाँ से अगर मैं आपको पूछती हूँ कि आप मुझे बताएं कि कौन से वेक्टर्स थे, आपने जब ax के बाद 0 कर दिया तो इसका मतलब है यहाँ से आपको जितने भी वेक्टर्स मिल रहे हैं, अगर मैं उसको y कह देती हूँ या z कह देती हूँ, ऑल ऑफ देम आर 0. उसमें से दोबारा से उसका वो कंपोनेंट निकालना जहाँ से हम चले थे. फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज के दिस इज 2 ऑन x एक्सिस, अब बट आई डोंट नो कि ये 2 जो था वो y पे किस डायमेंशन से, डायरेक्शन से आया हुआ था. सॉरी गलत बना रही हूँ. ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर ये 2x पे था तो y could have been anything on this line. ठीक है, x जो है वो 2 है लेकिन y तो कुछ भी हो सकता है ना, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ चली गई है, इट हैज गॉन इन द नल स्पेस. सो नल स्पेस इज काइंड ऑफ अ वॉइड, काइंड ऑफ अ थिंग जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को लूज कर देती है. ठीक है, वी विल गो बैक टू दिस थिंग जब हम आगे सही मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे. एंड देन अगर आपके पास लेट्स सपोज कि मेरे पास A जो है वो फुल रैंक मैट्रिक्स है, विच मीन्स कि ये जो है इसको मैं इस तरह लिख देती हूँ. ठीक है, आई हैव 0 and 2, विच मीन्स कि अब मेरे पास क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस इज 2. ठीक है, तो जब डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस इज 2 तो जो मेरे पास नल स्पेस है इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. Which means के now I am not losing any information, and we can see from here also कि अब इसके linear combination से आप पूरा टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बना सकते हैं. तो नल स्पेस की डायमेंशन 0 हो जाएगी, लेकिन नल स्पेस में हम फिर भी क्या कहेंगे कि देयर इज ऑलवेज वन एलिमेंट जो कि 0 0 है, बिकॉज दिस इज वन, ये जो 0 0 वाला पॉइंट है जो सेंटर में आपके मौजूद है किसी भी वेक्टर स्पेस में, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑलवेज पार्ट ऑफ द वेक्टर स्पेस, एंड दैट इज अ पॉइंट दैट इज ऑलवेज इन नल स्पेस, बिकॉज उसको जब आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें वो 0 पे ही आपको लेके जा रहा होगा. ठीक है, बट डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस 0 होने का क्या मतलब है कि बेसिकली आपके पास कोई भी नॉन जीरो जो है वो वेक्टर इस तरह के मौजूद नहीं है जो कि आपको 0 पे मैप करवा रहे हो. एंड अदर थिंग, लेट्स गो बैक हियर. अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अब हमें डायमेंशन का तो समझ में आ गया कि कॉलम स्पेस की डायमेंशन कैसे आती है, नल स्पेस की डायमेंशन कैसे आती है. व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द नल स्पेस. जो नल स्पेस है, जिस तरह हमने ये कहा था कि जो कॉलम स्पेस है इसका जो वेक्टर होगा उसमें m एलिमेंट्स होंगे ना, बिकॉज वी कैन सी फ्रॉम हेयर. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन द नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, m होंगे या n होंगे? जी, आपके पास जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द नल स्पेस जो है वो कितने होंगे? व्हाट डू यू थिंक? जी, एनीवन, n होंगे कि m होंगे? देखिए दो ही नंबर्स है ना हमारे पास. m होंगे हमारे पास, m होंगे, n होंगे और m होंगे. ओके, दो आंसर्स आ रहे हैं. जो n कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं और जो m कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं? yn and ym. ओके ओके, लेट मी जस्ट टेल यू. और अभी फिलहाल मैं ना इसका आंसर नहीं करूँगी. आई विल एक्चुअली गिव दिस एज एन असाइनमेंट के जो है, बट दे विल बी एक्चुअली एंड इन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नल स्पेस में जो वेक्टर्स होंगे दे विल बी हैविंग n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द वेक्टर्स. ठीक है, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस के वो क्यों होंगे n. यू विल हैव टू प्रूव इट जब आप इसको जो है वो असाइनमेंट में करेंगे. मतलब प्रूव किया, आपको कहीं ना कहीं से इसका आंसर मिल ही जाएगा, बट आई वांट यू टू एक्सप्लोर दिस थिंग. इसके अलावा हमने जो बात की थी, मैं अगेन इसको बहुत डिटेल में नहीं करूँगी. मैं आई वांट टू मूव फॉरवर्ड बाय डूइंग सम एग्जांपल्स, और उसके बाद जो है लेकिन ये कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं रो स्पेस और
लेफ्ट नल स्पेस की बात कर रही हूँ, सॉरी, null space so is important. Left null space and row space are kind of two things that are tied together. ठीक है, तो सिमिलरली जो है, और क्योंकि देखें हम लीनियर कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो हम कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमने वेक्टर्स को डिफाइन ही कॉलम के तौर पे किया हुआ है। तो इसलिए जब मैं रो स्पेस की भी बात करती हूँ तो हम ये नहीं कहते कि रो स्पेस ऑफ ए, हम कहते हैं कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, विच इज एक्चुअली द सेम थिंग एज रो स्पेस ऑफ ए, लेकिन ये नोटेशन हम नहीं यूज करते बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट कॉलम्स, ठीक है, एंड वी विल सी लेटर ऑन के ये हवाई इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो कॉलम्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो वेक्टर है वी से कि हमने वेक्टर्स को कॉलम की फॉर्म में लिखा हुआ है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि रो स्पेस इज एक्चुअली द कॉलम स्पेस ऑफ A transpose, which means the same thing कि अब आपके पास जो है A के बजाय our matrix will be m by n के बजाय n by n matrix हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो कॉलम स्पेस ऑफ A है, सॉरी, रो स्पेस ऑफ A है, इसमें जो नंबर ऑफ हमारे पास जो भी इसके एलिमेंट्स होंगे दे विल बी इन Rn, बिकॉज उनमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हर कॉलम में n एलिमेंट्स हैं। एंड सिमिलरली लेकिन पिवट कॉलम इस केस में भी जो है वो सेम होंगे एज द कॉलम्स ऑफ द पिवट कॉलम इन द प्रीवियस केस। वो अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो उससे आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एंड देन सिमिलर टू द केस, अब आपके पास देखें कॉलम स्पेस ऑफ रो स्पेस ऑफ ए जो है उसकी डायमेंशन इज द नंबर ऑफ पिवट रोज ऑफ ए, ठीक है, या नंबर ऑफ पिवट कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज। तो अगर आपने लेफ्ट नल स्पेस की डायमेंशन निकालनी है विच इज डिनोटेड बाय नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, तो दैट वुड बी इक्वल टू m माइनस डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। सो ये, लेकिन ये कि वी विल नॉट बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दीज सो मच, जो हमारे पास रो स्पेस है या लेफ्ट नल स्पेस है, बट यू शुड हैव द आइडिया के रो ये दे डू एग्जिस्ट, ठीक है, एंड दे आर एक्चुअली यूज इन अदर सिनेरियोज ऑल्सो, लेकिन अभी जो है वो हम यहाँ पे नहीं यूज कर रहे होंगे। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, रैंक की डेफिनेशन करते हैं एंड देन वी विल डू सम एग्जांपल्स टुगेदर। सो रैंक को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? वी हैव सीन के नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट्स, पिवट कॉलम इज सेम एज द नंबर ऑफ पिवट रोज। सो इट मीन्स कि आपके पास जो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस होगा सेम विल बी द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस or dimension of column space of A transpose, and this number is called rank of the matrix, ठीक है। अब इसको देखें, these are all equivalent स्टेटमेंट्स बेस्ड अपॉन अभी तक जितनी हमारी नॉलेज है कि रैंक क्या होगा, नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस या डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, एंड रैंक इज also equal to number of pivots in echelon form of A, कि आप जब रिड्यूस करने के बाद जितने भी नंबर ऑफ पिवट्स एलिमेंट आ जाते हैं, अगर आप सिर्फ उनको काउंट कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो रैंक बिकॉज दैट इज एक्चुअली गिविंग अस द डायमेंशन। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स ऑफ A, बिकॉज अगेन वी नो के जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स हैं दे एक्चुअली reduce to pivot rows and columns after reduce echelon form, and that is actually the number of elements in the basis, and we know कि आपके पास जो basis set होता है that is actually the number of those elements जो कि कोई भी vector space generate करवा रहे होते हैं। तो column space या row space हम इनमें से किसी की भी बात करें, उनके basis में वही वाले elements होंगे जो को इस पे span कर रहे होंगे, and that will be the same number जो कि उसके dimension होगा, and that will be actually called the rank of A। और इसमें जो है हम अगेन ये वाली जो चीज़ है काइंड ऑफ समरी हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। ओके, लेट्स डू सम एग्जांपल। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर है, मैट्रिक्स है। आई एम स्टार्टिंग विद समथिंग वेरी सिंपल, और मैं जो हूँ वो मैं सॉरी स्क्वायर की बात नहीं कर रही, वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग विद रेक्टेंगुलर
matrix because we will be talking about rectangular matrices in future. हमारा basically इस कोर्स का जो बहुत बड़ा पर्पस है वो ये है कि we want to talk about every kind of systems कि जिसमें आपके पास इस तरह से tall matrices हैं जो rectangle इस फॉर्म में है कि रोज कम है, रोज ज़्यादा हैं, कॉलम्स कम है, या हमारे पास दूसरे इस टाइप के matrices भी होते हैं जिनको हम फैट मैट्रिक्स कहते हैं कि रोज जो हैं वो कम है और कॉलम ज़्यादा हैं. तो अब अगर आपने किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन से निकाल रहे हैं तो एक सिचुएशन में ऐसा होगा कि नंबर ऑफ अननोन इज लेस देन नंबर ऑफ इक्वेशंस. दूसरी सिचुएशन में हो जाएगा कि इक्वेशंस बहुत ज़्यादा बन रही हैं मगर अननोन जो हैं वो कम है. सो एंड सो फोर्थ. ये सारी चीज़ें हम जो है वो करते रहेंगे. मतलब सारे दिस कोर्स इज ऑल अबाउट दैट. सो वी आर एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम जो भी आपने इससे पहले चीज़ की है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते थे. तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है. अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आई वॉन्ट यू टू जस्ट आंसर मी ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए क्या होगी? डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए क्या हो जाएगा? ठीक है. एंड ओके, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ, व्हाट विल बी द रैंक ऑफ ए? All of these are tied up. ठीक है. What will be the dimension of null space of A? जी, what will be the dimension of column space of A? मैम 2 होगी. ठीक है. आपके पास 2 कॉलम्स हैं और दोनों के दोनों कॉलम्स में जो है दिस इज एक्चुअली अ मैट्रिक्स व्हिच इज ऑलरेडी इन reduced echelon form. ठीक है. दो हमारे पास कॉलम्स हैं and both of them are in have pivot elements, so it is 2. What about this? This is actually the number of rows with pivot elements ना, because column space of A transpose का मतलब है कि मैं A transpose लेके और इसके कॉलम को देख रही हूँ, या अगर मैं A से ही देखना चाह रही हूँ तो फिर मैं उसके रोज को देख रही हूँ. सो व्हाट विल बी दिस नंबर? ये भी 2 ही होगा मैम. ये भी 2 ही होगा. ठीक है. एंड वी एक्चुअली वी ऑलरेडी नो मैटर व्हाट मैट्रिक्स यू आर टेकिंग दीज विल ऑलवेज बी इक्वल. ठीक है. एंड देन वी नो कि रैंक ऑफ ए क्या है? अगेन 2. रैंक क्या हो जाएगा? ये भी 2 हो जाएगा बिकॉज दिस इज. एंड व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए? 0 0 हो जाएगा. एंड व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ, लेट्स फॉर द सेक ऑफ completeness, left null space of A? वो भी 0 ही होगा. Are you sure? नहीं, वो होगा बेसिकली m बल्कि ये 0 ही होगा. आपके पास क्या है? m by n है ना. ठीक है. दिस इज एक्चुअली n माइनस, रैंक क्या लें या डायमेंशन क्या लें, एंड दिस इज m माइनस डायमेंशन. ठीक है. सो दिस इज 2 minus 2 which is 0 and this is 3 minus 2 which is 1. okay, so basically and then actually we can see ये जो 0 0 वाला आपके पास रो है ना, this is kind of giving us this information कि आपके पास जो है वो there is something. जब अगर हम रो स्पेस की बात कर रहे हैं या A ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं तो there are some vectors which will be going which will be taking the transformation to linear combination to 0 vector. ठीक है. लेकिन again फिलहाल क्योंकि it's not necessary. अगर आपको सिर्फ null space और column space का रिलेशनशिप समझ में आ जाता है तो दिस इज एक्चुअली द सेम थिंग. इसमें कोई फर्क तो नहीं है सिवाय इसके कि आपने ऑर्डर चेंज करके उसके ऊपर वही चीज अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा. एंड देन एंड व्हाट विल बी द स्पैन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए? क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? जो कॉलम स्पेस, इसका मतलब क्या है कि देखिए ए में अगर 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब है कि ए इज फॉर्मिंग अ बेसिस, बिकॉज बेसिस की हमने क्या डेफिनेशन की थी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होने चाहिए उसके अंदर जो है. बट सो ये बेसिस, अगर मैं इसको बेसिस ले लेती हूँ तो व्हाट विल बी द रीजन जिसको ये स्पैन कर रहा होगा?
मैम 2 डायमेंशनल को कवर कर रहा टू है। डायमेंशन को कर रहा होगा ना, ठीक है। सो स्पैन विल बी आर स्क्वायर, बट रिमेंबर दिस थिंग कि this should not be actually, I should not write it as r square. There is a difference. मैंने एक्चुअली नोट्स में भी इसको आई स्क्वायर लिखा हुआ है, विच इज़ नॉट राइट। इसको आई डोंट नो मैंने क्यों लिखा हुआ है, लेकिन नोट्स आपके अब ख़ैर है वही अपलोड होंगे। लेकिन देखिए, देयर इज़ अ डिफरेंस। जब अगर मेरे पास इसमें एक मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है एंड आई हैव दिस थिंग, ठीक है। अब दिस इज द होल आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अब आपके पास अगर मैं इसकी बात करती हूँ और इसमें मेरे पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं जो कि 2 डायमेंशनल के आएंगे, लेकिन मतलब 2 उनके अंदर जो है वो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो उस केस में अगर मेरे पास ये 2 हो जाते हैं तो दिस इज एक्चुअली, सो आर कॉलम स्पेस इज एक्चुअली द होल वेक्टर स्पेस R2 की हम बात कर रहे हैं। जब इसकी हम बात कर रहे हैं तो आई कैन सी फ्रॉम हेयर कि दिस इज एक्चुअली स्पैनिंग 2-dimensional subspace of R3, ठीक है। बिकॉज, और मुझे ये कैसे पता चला है, क्योंकि हर वेक्टर में 3 एलिमेंट्स हैं। तो आई नो कि अगर पूरा R3 करना होता स्पैन, तो आई वुड हैव नीडेड 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। लेकिन अभी मेरे पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, तो इसका मतलब है कि 2 डायमेंशनल को कर रहा है, विच इज करेक्ट। बट आई कैन नॉट से कि दिस इज एक्चुअली स्पैन ऑफ A is R square. It would be wrong because of the reason कि R square is this thing, this whole thing जो कि 2 dimension में, जिसमें 2 आपके पास elements हैं। This is actually span of A जो है इस केस में, this is actually 2-dimensional subspace of R3। इसको अगर हम लिखेंगे तो वी शुड राइट इट लाइक दिस कि ये जो है वो, एंड देन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये 2-डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ R3 जो है ये R2 के इक्वल है कि नहीं है। बेसिकली दे वोंट बी इक्वल, ठीक है। मगर ये दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि यानी ओके, लेट मी जस्ट गिव यू द एग्जांपल कि अगर हम आप अपने रूम की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको ये देती हूँ 2 वेक्टर्स अगर मैं देती हूँ, एक मैं वेक्टर आपको देती हूँ 1 2 और एक मैं वेक्टर देती हूँ 3 4, तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि अब जो मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द सरफेसेस। यानी वो आप ये समझ लें कि जो पूरा वेक्टर स्पेस है, ये जो होल सेट है मेरा, दैट इज दोस 2-डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। हमें थर्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वी डोंट एक्चुअली हैव, यानी इन अदर वर्ड्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मे बी द फ्लोर ऑफ योर रूम। लेकिन अगर मैंने आपको ये दे दिया, सो यू वुड इमीडिएटली नो कि है तो 3-डायमेंशनल जगह, लेकिन आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट सब सेट ऑफ दैट 3-डायमेंशनल होल सेट। तो बाकी जो तीसरी डायमेंशन है उसके बारे में आई एम नॉट गिविंग यू एनी इन्फॉर्मेशन, और इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, इसके तीसरी डायमेंशन की जो भी इंफॉर्मेशन थी दैट इज समहाउ लॉस्ट। आपको सिर्फ ये पता है कि जो 2 डायमेंशन की इंफॉर्मेशन थी, व्हाट इज दिस, जो भी इस वेक्टर से मिल रही होगी। बट द पॉइंट इज कि दे आर नॉट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, ठीक है। दिस इज एक्चुअली नॉट द होल स्पेस, दिस इज अ सब स्पेस ऑफ अ स्पेस, वेक्टर स्पेस जो कि 3 डायमेंशन में था। इस तरह से अगर फर्ज करें कि मेरे पास n एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि दिस इज एक्चुअली, आई एम टेलिंग के मेरे पास एक्चुअल में n डायमेंशनल स्पेस थी, लेकिन जो वेक्टर जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, दैट इज एक्चुअली द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड टू यू। सो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट टर्म्स, जो अगर हम होल डायमेंशन होल वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं या सब स्पेसेस की बात कर रहे हैं। बट इन एनी केस यहाँ पर जो है वो हमें नजर आ रहा है कि स्पैन ऑफ ए इज 2-डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ द 3-डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और उसको जाहिर है कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम लिखते हैं तो वहां से हम उसको आई मीन व्हाट वी कैन डू इज के हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इट विल बी स्पैनिंग all the vectors which can be written, or what we can say is कि column space will contain all the vector of the form A times 1 0 0 plus B times 0 1 0। इनसे जितने भी वेक्टर्स आपके पास आ रहे हैं, that are actually generating the span of column space of A।
ठीक है, कॉलम्स से जो है, क्योंकि दीज आर द टू कॉलम्स, दे आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, तो ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, और ए और बी जो है वो आप जो भी चेंज करते रहेंगे वहां से आपको जो है, या स्पैन में वो तमाम वेक्टर्स शामिल होंगे जो इस तरह के होंगे, ए बी एंड जीरो के फॉर्म में होंगे, विच इज द सब स्पेस ऑफ आर क्यूब. ओके, नाउ लेट्स डू अनदर एग्जांपल. मैं आपको देती हूँ एक मैट्रिक्स एंड आई want you to give me number of things. Okay. एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मुझे ये बताएं कि again we know कि dimension of column space is same as dimension of row space is same as rank. ठीक है, तो आपने मुझे एक तो ये चीज बतानी है, फिर मुझे ये बताना है कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या है, एंड देन यू नीड टू टेल मी कि नल स्पेस में किस टाइप के वेक्टर्स होंगे. नल स्पेस जो है, यानी हम ये कह रहे हैं ना कि ऑल ऑफ दोज एक्स वेक्टर्स जो कि एक एक जब इसको अब एक उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो जीरो पे ले जाएं, तो ये एक्स जो वेक्टर्स होंगे ये किस फॉर्म के वेक्टर्स होंगे विच आर मैपिंग ऑन जीरो. एंड देन व्हाट विल बी द बेसिस, अभी तो सिर्फ डायमेंशंस पता चल गई है ना, तो व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ column space. Okay, actually let me write it here. यानी एक आपने ये चीज बतानी है कि ये चीज है. थर्ड इज वेक्टर्स इन null space, ठीक है, एंड basis of column space and row space. इन दोनों के बेसिस, विच मीन्स के वो कौन से वेक्टर्स हैं जो कि इसको स्पैन करेंगे कॉलम स्पेस को, और वो कौन से वेक्टर्स है जो कि रो स्पेस को स्पैन करेंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ स्टार्ट कहाँ से करना है आपने, सबसे पहला क्या करने की जरूरत है आपको पहले स्टेप के लिए? इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ओके, बिल्कुल रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में करना है, तो आप जल्दी से करें. एंड देन टेल मी, एटलीस्ट आप मुझे यहाँ तक तो बताएं ना, सेकंड पार्ट तक. देन वी विल सी के थर्ड के लिए आपको क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू टेक, और फिर फोर्थ के लिए क्या करना चाहिए. ठीक है, लेट्स टेक 2 मिनट्स में भी, मेरा ख्याल है 2 मिनट से भी पहले हो जाना चाहिए, बहुत ही छोटा सा है बेचारा तो, बट लेट्स टेक 2 मिनट्स. मैम 1 1 आ रहा है. 1 1 आ रहा है. बाकी लोग, बाकी मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है भी कोई क्लास में के. ओके, क्लास में तो काफी लोग हैं, तो बाकी यस मैम 1 1 आ रहा है. 1 1 आ रहा है. 1 1 आ रहा है सबका. ओके, ठीक है, गुड. और जिनका नहीं आ रहा है, अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आई एम अस्यूमिंग कि आपको भी पता है कि क्या आ रहा है, अदरवाइज अगर कोई मसला है तो आस्क. ठीक है, बिकॉज बार बार जो है ना वो हर एक से पूछना इज नॉट दैट इजी. अच्छा, नाउ आई वांट टू फाइंड द वेक्टर्स जो कि कॉलम स्पेस में होंगे, सॉरी नल स्पेस में होंगे. तो नल स्पेस के लिए वेक्टर्स के लिए हमें पता है कि हमने किस चीज़ को सॉल्व करना है. वी नीड टू सॉल्व फॉर x इक्वल टू 0. ठीक है, और उसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी कैन डू, हम a का जो आपके पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आ रहा है, दिस इज एक्चुअली, यानी आप डायरेक्ट वाले को भी ले सकते हैं, इट शुडंट मैटर, बट मगर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के थ्रू अगर आप सॉल्व करते हैं तो थिंग्स बिकम ईजियर, क्योंकि उसमें से ऑलरेडी चीज़ें जो होती हैं वो कैंसिल आउट हो चुकी होती हैं. सो ये मेरे पास जो एचेलॉन फॉर्म आ रही है रिड्यूस, वो ये इस तरह से आ रही है. तो अब मैं अगर इसको, और x जो है, आई नो कि x वुड बी समथिंग x1 एंड x2 टू डायमेंशनली होगा ना, बिकॉज जाहिर है कि 2 by 2 का अगर वो है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही इस वक्त है. तो अगर मैं ax इक्वल टू 0 करती हूँ तो इसका मतलब है कि आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड all of x for which this thing is equal to 0. ठीक है, या इन अदर वर्ड्स x1 2x1 plus x2
इज 0, और इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकती हूँ, x1 इज इक्वल टू माइनस x2/2, विच मीन्स के मेरे पास जो x2 है दैट इज अ फ्री वेरिएबल, यानी आई कैन टेक इट एनीथिंग, फॉर एग्जांपल t ले लूँ, s ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, और x1 जो है वो मेरे पास ओके, और इन अदर वर्ड्स x जो है, बिकॉज x वाज इक्वल टू x1 एंड x2, तो अगर मैं x2 को x2 ही रहने देती हूँ, x1 जो है दैट विल बी this thing, या in other words, let me, sorry, जी, या in other words, मैं क्या कह सकती हूँ कि null space जो है it will consist of all the vectors which are in this form, ठीक है, where x2 belongs to real number, बिकॉज हम रियल नंबर की बात करें, वी आर अस्यूमिंग कि हम रियल नंबर के, सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि आपके पास जितने भी वेक्टर्स थे जो कि इस फॉर्म में है कि आपका जो भी दूसरा एलिमेंट है, लेट्स सपोज के दूसरा एलिमेंट जो यानी x2 जो है वो 4 है, तो x1 जो है वो -4/2 है, विच मीन्स के -2 है, या x2 अगर 7 है तो x1 जो है वो -3/5 है, एंड सो ये जो रिलेशनशिप, जितने भी वेक्टर्स इस रिलेशनशिप को फुलफिल कर रहे हैं, दे विल ऑल बी दोज वेक्टर्स जिसको जब आप ए से अप्लाई करवाएंगे, एक ए ट्रांसफॉर्मेशन उसके अप्लाई करेंगे, तो दे विल एक्चुअली बी गोइंग टू 0। अब आप ये एक्चुअली बाद में वेरीफाई करके देख भी सकते हैं कि आप ए एक्स करें और लेट्स सपोज कि यही वाला आप वेक्टर ले लें, -2 और 4 ले लें, इसको ए से मल्टीप्लाई करें, द आंसर वुड कम आउट टू बी 0। So it means के these are the vectors जो कि आपके पास, and why is it happening, because of the reason कि आपका column space जो है वो full vector space को कवर नहीं कर रहा, ठीक है, we can see कि these are linearly dependent rows and columns, so इसका मतलब है, और आप लोगों ने खुद देखा है कि डायमेंशन जो है वो इसकी 1 आ रही है, इसका मतलब है कि एक सब स्पेस को कॉलम स्पेस कर रहा है, और जो बाकी वेक्टर्स थे दे आर एक्चुअली मैपिंग ऑन 0, या ये कि आपके पास जो है वो नल स्पेस में शामिल हो रहे हैं, विच इज काइंड ऑफ सेइंग कि उसकी इंफॉर्मेशन लूज हो रही है, ठीक है, और इंट्यूटिवली बस आप ये समझें कि, और ये वो तमाम के तमाम वेक्टर्स जो कि जा रहे हैं नल स्पेस में, वो किस फॉर्म के हैं, वो तमाम के तमाम इस फॉर्म के वेक्टर्स हैं कि जिसमें रिलेशनशिप जो है दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान इस तरह का होल्ड करता है। ओके, लेट्स डू अनदर एग्जांपल जो कि थोड़ी सी इससे मुश्किल तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन डिफरेंट फॉर्म है। अभी तो मैंने टॉल मैट्रिक्स लिया था ना, लेट्स सपोज कि मैं अब इस तरह का मैट्रिक्स लेती हूँ, विच इज़ अ फैट मैट्रिक्स हम इसको कहते हैं, कि नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रोज। अब आई वॉन्ट यू टू डू नंबर ऑफ थिंग्स, मुझे वही सारे के सारे जो है ना क्वेश्चन आंसर करके, अच्छा हाँ एक सॉरी एक चीज और, जो आखिरी क्वेश्चन तो हमने देखा ही, सॉरी बेसिस ऑफ कॉलम क्या स्पेस कह रहे हैं? हाँ जी, एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ कि ये तो हमने देखा ही नहीं। हाँ जी, तो बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस जो है वो क्या होता है, जो बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस के लिए यू टेक दोज कॉलम्स ऑफ ए जो कि पिवट कॉलम्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस केस में मुझे नजर आ रहा है कि मेरा पहला जो है वो, अगर देखें दोनों जो एक दूसरे के मल्टीपल है तो हम पहले कॉलम को एज अ पिवट कॉलम ले सकते हैं, लेकिन ये कि पहला लूं या दूसरा लूं इट डजंट मैटर। बट अगर फर्ज करें कि मेरे पास 4x4 का होता और पहले कॉलम में पिवट आ रहा होता और थर्ड में आ रहा होता, तो मैं जो ए है मैट्रिक्स उसका पहला कॉलम और थर्ड कॉलम में ले रही होती। सो कॉलम स्पेस ऑफ ए जो है इसके बेसिस जो है दैट वुड बी, इन दिस केस द बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए वुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर 2n-4, ठीक है। और जो बेसिस ऑफ रो स्पेस होगा दैट कैन बी द रो कॉरस्पॉन्डिंग टू द पिवट ऑफ ए, या रो कॉरस्पॉन्डिंग टू द
रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, इनमें से कोई भी आप ले लें तो इट डजंट मैटर कि आपके पास जो है बोथ ऑफ देम विल बी स्पैनिंग द रो स्पेस ऑफ ए। लेकिन जो कॉलम स्पेस है उसके लिए आपने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म वाला नहीं लेना, बल्कि आपने ये वाला लेना है जहां से हमने स्टार्ट किया था। यानी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि पिवट के कॉलम्स कौन कौन से हैं, और वो तमाम पिवट के कॉलम्स जब आप एक्चुअल मैट्रिक्स में से उठा लेते हैं तो दे एक्चुअली फॉर्म द बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए। और इसकी आई एम नॉट श्योर, मैंने जो असाइनमेंट दी है शायद उसमें एग्जांपल्स हैं भी इसकी, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो आई वुड एडवाइज यू के लीनियर अलजेब्रा की कोई भी बुक अगर आप उठाते हैं, मेरा ख्याल है ये जो इसकी बुक है स्ट्रैंग की जो बुक है, गिलबर्ट स्ट्रैंग की बुक, उसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स होंगी, आपकी टेक्स्ट बुक में भी होंगी, लेकिन वो बहुत इजी बुक है। या ये कि यू कैन जस्ट लुक ऑनलाइन और वहाँ से जो है ना आप इसको सॉल्व करने की कोशिश आई वुड एडवाइस कि कीजिएगा, बिकॉज ऑफ द रीज़न के मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी इम्पॉर्टेंट है, बट यू शुड ऑल्सो नो के चीज़ें जो हैं वो किस तरह से सॉल्व होंगी। ओके, इसमें अगेन आई वांट यू टू गिव मी द सेम आंसर्स। एक तो ये कि रैंक ऑफ ए क्या है, ठीक है, और नल स्पेस, ठीक है, नल स्पेस की डायमेंशन भी, एंड नल स्पेस में किस तरह के आपके पास, ओके लेट मी राइट, आई वॉन्ट यू टू गिव मी रैंक ऑफ ए, बिकॉज रैंक ऑफ ए का मतलब है कि आपके पास डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस रो स्पेस दोनों आ गए हैं। आई वॉन्ट यू टू गिव मी डायमेंशन ऑफ null space of A, and I want you to give me the vectors in null space of A, ठीक है। एंड लेट्स टेक कितने मिनट्स चाहिए होंगे, मेरा ख्याल है इसके लिए यू शुड बी एबल टू डू इट इन मे बी 3 मिनट्स। तो अभी 6:58 है ना, 7:01 के ऊपर मैं आपसे आंसर्स पूछूंगी, एंड प्लीज़ बाकी लोग भी करने की कोशिश करें। दिस इज़ नॉट समथिंग डिफिकल्ट, यू स्टार्ट विद रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, वहाँ से आपको जो है पिवट कॉलम्स और रोज मिल जाएंगे, वहाँ से रैंक मिलेगा, रैंक से आप डायमेंशन ऑफ नल स्पेस निकाल सकते हैं, और अभी हमने जिस तरह सॉल्व किया है उसी तरह से सॉल्व करके आप वेक्टर्स निकाल सकते हैं जो कि नल स्पेस में होंगे। सो ट्राई टू डू इट योरसेल्फ।
जी, एनीवन? व्हाट इज द रैंक ऑफ ए? कौन बताएगा? हाउ अबाउट अवैस? जी अवैस, हुआ है आपसे कुछ? अवैस आई गेस है ही नहीं यहाँ पे। अब्दुल्ला? मैम हो रहा है, बस 1 मिनट में कर दूँ। ओके चलें, ठीक है, लेट अस वेट। मैम 2 है इसका। ट्रू है, वेरी गुड, ठीक है। सो रैंक इज 2। व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए? अब नल स्पेस की डायमेंशन आप सिंपल कैसे निकाल सकते हैं? कॉलम्स को काउंट करें, अगर तो आपके पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है तो उन कॉलम्स को काउंट करें कि जिसमें आपके पास पिवट नहीं है, या आपको अगर उतना आप इतनी दूर तक नहीं करना चाहते कि आप फुली जो है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में नहीं लेके आना चाहते, सो हाउ कैन यू कंप्यूट इट? बाय सब्ट्रैक्टिंग रैंक फ्रॉम व्हाट? अगर मैट्रिक्स m बाय n है तो किस में से रैंक को माइनस करेंगे तो आपके पास, या डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस को करेंगे तो आपके पास डायमेंशन ऑफ नल स्पेस आ जाएगा। n में से माइनस जी, करेंगे। n में से माइनस n में करेंगे। से, ठीक है। सो n इज 4 हियर, सो 4 माइनस 2, इसका मतलब है कि इसकी डायमेंशन जो है वो 2 है, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि 2 डायमेंशनल वेक्टर्स जो हैं वो ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि सर्टेन 2 डायमेंशनल वेक्टर्स जो हैं वो आपके पास सारे के सारे अपनी काइंड ऑफ आइडेंटिटी खो रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स दे आर जस्ट ऑल ऑफ देम गोइंग टू ज़ीरो, अगर हम उसके ऊपर ए को अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखने की आपको ज़रूरत है कि हमारे जहन में जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने ये बनाया हुआ है 3 डायमेंशनल स्पेस, अब हम जो है ना वी एक्चुअली आर थिंकिंग अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ दीज। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमने ये एक्सेस डिफाइन कर दिया, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्स, ये एक्स वाई और जी एक्सेस है जिसको मैंने x1 x2 और x3 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड देन वी से कि जी अब हमने जो स्टैंडर्ड रखा हुआ है ना वो 1 0 0 1 0 अगर मैं 2 डायमेंशन को फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें इन दोनों को करना चाहती हूँ, बट अगर आप इसको अगेन उसी तरह से समझने की कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट अ रूम, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने ये कह दिया कि वॉल्स आर सरफेसेस और बेस जो है आपके पास जो रूफ है वो एक सरफेस है, जो हमारे पास फ्लोर है वो एक सरफेस है, बट द थिंग इज कि ये तो हमारी डायमेंशन की डेफिनेशन है ना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी और ने जो है वो इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह के करने के बजाय इस तरह से हुई है कि उन्होंने जो है वो दे हैव टेकन दिस थिंग, दिस इज अ वेक्टर, और इसी के परपेंडिकुलर ये वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर ये वेक्टर है। अब अगर मैं what we are trying to say, what I am trying to actually explain here is, जो कि आगे बहुत ज़्यादा चीज़ काम आएगी, कि अब इसको हम क्या कह सकते हैं, we can say कि this is actually x1 prime, x2 prime and x3 prime। तो अगर मैं इनमें कोई सब स्पेस डिफाइन करना चाहती हूँ तो डेफिनेटली they will not be spanned by these vectors, because यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि x1 प्राइम की जो डायरेक्शन है दिस इज नॉट एक्चुअली स्पैन्ड बाय 1 0 0। इसमें तो देखे ना x2 का भी कोई कंपोनेंट आ रहा है, x3 का भी मे बी कंपोनेंट होगा, बट द थिंग इज कि समटाइम्स यू विल लुक इनटू द वेक्टर्स जो कि आपको देखने में लग रहे होंगे कि अच्छा ये स्पैन नहीं कर रहे, या देखने में लग रहे होंगे कि ये स्पैन कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि जो डिफरेंट हम बेसिस कहते हैं ना, तो जब हम सब स्पेस डिफाइन कर रहे हैं तो सब स्पेस
does not always mean कि टू डायमेंशनल अगर मैं कह रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि टू डायमेंशनल इज जस्ट दिस टू डायमेंशनल. इट कैन बी दिस टू डायमेंशनल ऑल्सो. इट कैन बी एन अदर रोटेशन और अदर configuration of the space also. कि it all depends कि किसी ने जो बेसिस है जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं वो वेक्टर आपने कैसे डिफाइन किए हैं, और उनकी कंडीशन ये है कि दे आर अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो कहीं से भी आप उठा रहे हैं, दे विल बी स्पैनिंग पार्ट ऑफ योर वेक्टर स्पेस बट नॉट नेसेसरली द सेम पार्ट. तो यहाँ से जो हम ये कहना चाह रहे हैं वो ये कि अगर फर्स्ट करें ये 4 डायमेंशनल कॉलम्स अगर 4 हैं तो इसका मतलब है कि 4 डायमेंशन तक जो है इसमें जा सकता है, ठीक है. बट वी ऑल्सो नो दैट कि अगर आपके पास तमाम के तमाम वेक्टर्स जो हैं उनमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो जो 2 एलिमेंट वाले कॉलम्स होते हैं अगर उसमें 4 आपने इस तरह के कॉलम्स ले लिए तो 2 dimensions have to be redundant dimension because of the reason कि आपके पास 2 elements वाले 2 vectors 2 dimensions से ज़्यादा को span कर ही नहीं सकते. या in other words what we are saying is कि there is certain information जो कि inherently जो है वो आपके null space में जा रही है, जो कि हमने यहाँ से जो है वो देखा है. So but we will keep on doing this thing. ये जो बात हम बार बार कर रहे हैं ना कि basis sets different हो सकते हैं, number of elements in the basis sets are same. For example, आपके पास 2 dimensional vector space को हमेशा 2 independent vectors ही span करेंगे, मगर वो 2 independent vectors जो हैं वो कौन से हैं? अगर मैं 2 dimensional space लेती हूँ तो they can be these 2 linearly independent vectors also, they can be these 2 vectors also, they can be some other linearly independent vectors also, ठीक है. But the point is कि वो no matter what vectors हैं, अगर वो पूरे के पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो पूरे के पूरे स्पेस को कवर कर रहा है तो दे विल बी फॉर्मिंग द बेसिस. तो वो जो एक हमारा एक नोटेशन है ना बचपन का कि आपके पास जो ये एक्स और वाई एक्सिस हैं इनको लेके और हर वेक्टर को हम उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज ट्रू, बट दैट इज ओनली अ पार्शियल ट्रूथ कि आपके पास जो है दीज आर नॉट द ओनली 2 वेक्टर्स जिससे आप जो है वो तमाम के तमाम वेक्टर्स का सेट जो है वो स्पैन कर सकते हैं. एंड दैट इज एक्चुअली ब्यूटी ऑफ लीनियर अलजेब्रा, जिसकी बेस पे हम बेसिकली आप लोगों ने आई डोंट नो कि आप में से किसी ने जो है वो काम किया है मशीन लर्निंग वगैरह पे, लेकिन अगर नहीं भी काम किया तो यू नो कि मशीन लर्निंग में क्या होता है, हम फीचर वेक्टर्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है. सो फीचर वेक्टर्स में हम क्या कर रहे होते हैं, वी आर एक्चुअली समहाउ ट्राइंग टू फिगर आउट कि आप एक बेसिस से दूसरे बेसिस में जाना चाह रहे हैं. वही इंफॉर्मेशन जो आपके पास पहले बेसिस में थी वही इंफॉर्मेशन आपके पास दूसरे बेसिस में भी है, बट द वे द इंफॉर्मेशन इज कैरिड आउट इज चेंज. और व्हाट वी कैन से इज के तमाम की तमाम वही वाली चीज़ें जो है हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं बट इन अनदर मैनर. सो दिस इज व्हाट ये जो हम अगर आपको डिफरेंट वेक्टर से सेम स्पेस अगर स्पैन हो रहा है तो उसका पीछे से कॉन्सेप्ट जो है वो ये होता है. ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट. कोई मुझे बताएगा कि व्हाट द वेक्टर्स इन द नल स्पेस जो है उनका क्या फॉर्मेट होगा? लेट मी गो बैक. किसी से हुआ है कि नहीं हुआ ये वाला? मैम जब हम ए की बात करें फॉर एग्जांपल जो हमने ये अभी मैट्रिक्स दिया है जी जी, तो इसको जब हम कह रहे हैं कि वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, तो हमारी एक्सपेक्टेड इसकी कन्वर्जन फॉर्म क्या होगी? मतलब क्योंकि नॉर्मली तो हमारे पास रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म जो होता है वो पिवट्स में हम लेके आ रहे होते हैं एलिमेंट्स और बाकी हम जीरो कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम इसको किस फॉर्म नहीं वो जो है ना, हाँ जी, वो बेसिकली आप ये कह लें, सॉरी आई शुड नॉट बी सेइंग रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म, आई शुड बी सेइंग एचेलॉन फॉर्म, कि जिसमें आप बस पिवट तक आ जाते हैं ना तो वहां पर आने के बाद जो है यू जस्ट स्टॉप देयर, क्योंकि बेसिकली यानी अब अदरवाइज तो अगर आप फर्ज करें ना जिस तरह मेरे पास जो है वो एचेलॉन फॉर्म में अगर आता है विच इज एक्चुअली जो मैं ओके लेट मी एक्चुअली गो हियर. तो एचेलॉन फॉर्म में अगर मैं इसको लिखती हूँ तो जस्ट वन स्टेप के बाद ही मेरे पास इस तरह से आ जाता है, और यहाँ से मुझे ये चीज़ तो पता चल रही है कि पिवट जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से मेरे पास जो है फर्स्ट और सेकंड कॉलम में आ गए. तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ से डायमेंशंस पता चल गई हैं. लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, सो वी शुड बी सॉल्विंग इट बाय यूजिंग दिस ax इक्वल टू 0 इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, क्योंकि जब अगर आप उसको फुली रिड्यूस कर देंगे तो फिर तो आपके पास कुछ बचता ही नहीं है ना, बिकॉज इन दैट केस आपके पास यानी अगर आप रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कर देंगे सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. वो तो हमेशा आपके पास 1 0
0 1 और 0 0 0 0 आ जाएगा. सो इन अदर वर्ड्स इसका मतलब है कि आपके पास x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 0 जो है वो आ रहा होगा, विच एक्चुअली इज नॉट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द नल स्पेस. ठीक है, सो एक्चुअली रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म नहीं, हम एचेलॉन फॉर्म में लेकर आते हैं till the point where we are getting actually the just the pivot elements जो भी हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, कि you just get this idea कि आपके पास कौन कौन से कॉलम्स हैं. और अगर आपको जो है I would advise कि आप ये भी कर सकते हैं कि instead of using this आप जो डायरेक्ट मैट्रिक्स था इसको अप्लाई करके भी Ax इक्वल टू 0 कर सकते हैं. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि कहाँ तक जाना चाहिए, तो जस्ट बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स आल्सो, मतलब बजाय इसके कि मैं इस मैट्रिक्स को यूज करूँ, इसको यूज करके भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो यू शुड बी गेटिंग द राइट एक्स जो कि नल स्पेस में जा रहा है. ठीक है, और इसको मैंने बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व किया हुआ है जिस तरह हमने पिछले वाले केस में किया था एग्जाम्पल में, कि मैंने इक्वेशंस लिखी हैं इसकी. ठीक है, Ax इक्वल टू 0 के लिए इक्वेशंस लिखी हैं, एंड देन इन दैट केस बिकॉज वी हैव टू फ्री वेरिएबल्स. ठीक है, बिकॉज 2 इक्वेशंस हैं और 4 अननोन्स हैं, तो इसका मतलब है कि देयर आर 2 वेरिएबल्स जिसको आप अस्यूम कर सकते हैं कि दे आर फ्री वेरिएबल्स, मींस के वो फ्रीली कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. और इस केस में जो मैंने यहाँ लिया हुआ है, आई हैव टेकन x3 एंड x4, बट अगेन दिस इज नॉट अ मस्ट. आप जो है वो x1 और x2 को भी फ्री वेरिएबल लिख सकते हैं, और बाकी जो आपके पास वेरिएबल्स होंगे यू राइट देम इन टर्म्स ऑफ दीज 2 वेरिएबल्स. और यहाँ से जिस तरह आप देख सकते हैं कि तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास जो भी वेक्टर x था, this was equal to x1, x2, x3 and x4. तो अगर मैंने x3 और x4 को फ्री वेरिएबल ले लिया, अब देखें यहाँ पे जो मैंने किया हुआ है ना, मैंने सिंपली x3 x4 ही रखा हुआ है. आप अगर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स में देखेंगे वैसे, तो व्हाट एक्चुअली दे डू इज कि वो x3 को भी कुछ और ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल x3 इज सम s एंड x4 इज सम t. तो इसका मतलब है कि अगर मैं x3 को s ले लूँ, x4 को t ले लूँ, तो x1 मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस हाफ टाइम्स s माइनस 7t, एंड देन x2 जो है दैट इज माइनस हाफ टाइम 5 s माइनस प्लस t. और उसके बाद जो है व्हाट आई कैन, ओके लेट मी एक्चुअली राइट इट हियर प्रॉपरली कि ये चीज़ कैसे आई. किसी को ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाउ आर वी गेटिंग, यहाँ तक तो समझ में आ जाना चाहिए, वो तो हमने पहले किया है. ठीक है, कि ये इक्वेशंस कैसे बन रही हैं. ठीक है, सिंपली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये पहला रो जो है इसको कॉलम से एंड देन दूसरी रो को अगर उसी कॉलम से, तो 2 इक्वेशंस बन रही हैं, एंड हमारे पास जो है वो 0 0 आ रहा है बिकॉज हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो 0 है. एंड देन यहाँ से मैंने क्या किया हुआ है, बिकॉज 4 अननोन्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो मैंने ये किया हुआ है कि x3 और x4 को अगर मैंने फ्री वेरिएबल्स दिया हुआ है, तो x2 और x1 जो है दे आर रिटर्न इन टर्म्स ऑफ x3 एंड x4. अब इसका क्या मतलब है कि मैं x को कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट x एज x3 x4 तो फ्री वेरिएबल ही मैंने लिखे हैं, x1 इज माइनस हाफ 5x3 प्लस x4. ठीक है, एंड देन माइनस हाफ x3 माइनस 7x4. ठीक है, इसको फर्दर मैं कैसे लिख सकती हूँ, माइनस हाफ टाइम्स 5x3. ठीक है, यानी x3 और x4 को मैं अलग अलग कर रही हूँ. दिस इज माइनस हाफ टाइम ओनली x3, दिस इज ओनली x3, और यहाँ x3 वाला कुछ भी नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस हाफ टाइम्स x4 माइनस हाफ टाइम्स माइनस 7x4 0 एंड x4. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया हुआ है कि मेरे पास जो है वो एक वेक्टर था, उसको मैंने 2 वेक्टर्स में स्प्लिट कर दिया, और अगर आप इसको दोबारा कंबाइन करते हैं यू वुड बी गेटिंग दिस थिंग. ठीक है, एंड नेक्स्ट व्हाट आई कैन डू, नाउ आई कैन टेक
x3 कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर, इसका मतलब क्या है, हाफ माइनस हाफ 1 and 0 टाइम्स x3 लिख सकती हूँ इसको मैं, प्लस दूसरे को क्या लिख सकती हूँ, हाफ माइनस हाफ, नो सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, 5/2 है ना, ये 5 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड देन दिस इज एक्चुअली माइनस हाफ प्लस 7/2 माइनस हाफ 7/2 0 and 1 x4, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, कि आपके पास नल स्पेस में वो तमाम के तमाम वेक्टर्स हैं विच आर एक्चुअली this vector times x3 plus this vector times x4, and x4 and x3 can be anything from the real लाइन, कि आपके पास जो है रियल नंबर्स के सेट में से जो है, तो जो भी वेक्टर्स इस पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे दे विल बी इन नल स्पेस ऑफ ए। अभी तो फिलहाल जो है हमने इसको सॉल्व करना सीख लिया है कि हाउ कैन यू फाइंड द वेक्टर्स विच आर इन द नल स्पेस ऑफ ए, हाउ कैन यू फाइंड द बेसिस ऑफ नल स्पेस, हाउ कैन यू फाइंड द बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस, हाउ कैन यू फाइंड द बेसिस ऑफ रो स्पेस, एंड सो वी विल एक्चुअली सी के ये जो है अप्लाई कहाँ हो रहे होते हैं। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग जस्ट इग्नोर दिस लास्ट स्टेटमेंट कि इनकंसिस्टेंट वगैरह जो इक्वेशन है उसका क्या मतलब बनता है, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक which is norms. Okay, मुझे ये बताइए कि before we move to norms, let's suppose कि मेरे पास 2-dimensional space है और मैं इसको कह देती हूँ x1 एक्सेस, इसको कह देती हूँ x2 एक्सेस, और मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पर x, and then I have another point which is actually represented by y, ठीक है। और I actually want you, let's suppose कि जो x है मेरे पास पॉइंट, इसके जो कोऑर्डिनेट कह लें या इसके जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, यानी x जो है इसको मैं लिख देती हूँ x1 x2 से, और y जो है this is y1 y2. Actually let me actually go to this case and let, हाँ ठीक है, ये इसी तरह मैंने किया, I don't want you to get confused, notations different हो जाए। अच्छा, अब आपसे मैं दो चीज़ें पूछना चाहती हूँ। एक तो ये कि अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि give me what will be the length of x, length of x and distance between x and y based upon जो भी आप लोगों की अभी तक की नॉलेज है, लेंथ कैसे बताएंगे मुझे, what will be the length of x? कुछ याद है? अगर आप किसी भी वेक्टर देखें ना, ये वेक्टर ही बन रहा होगा ना, ये दोनों वेक्टर्स बन रहे हैं, एक ये वेक्टर बन रहा है, one vector this and the other vector is this। अब मैं आपसे ये लेंथ पूछना चाह रही हूँ ना, कैसे पता चलेगी? मैम y1 minus x1 और y2 minus x2 से हमें लेंथ, ये तो डिस्टेंस हो जाएगा। यस मैम। मैम तो लेंथ उसकी यूक्लिडियन Okay. डिस्टेंस से नहीं फाइंड, यूक्लिडियन डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं जिस तरह। हाँ जी, यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है, वेरी गुड। हाँ जी, तो अगर सिर्फ x की लेंथ होगी तो कैसे निकलेगी? यस मैम। अगर लेट्स सपोज के x में ये कर देती हूँ, नंबर दे देती हूँ आपको, मुझे बताएं कि x की लेंथ क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा? चले मैम 1 मॉड 4 या इस तरह से x1 जी बोले 500 रूट हो जाएगा मैम। x2 स्क्वायर जी जी बोले, ओके वेरी गुड, ठीक है, 500 1 स्क्वायर प्लस 500 रूट, ठीक है। तो यू नो कि हम लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। एंड देन अगर मैं आपसे कहती हूँ कि डिस्टेंस निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, x माइनस वाई लेंगे और उसके ऊपर यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स इट विल बी इक्वल टू, ये वाली जो चीज़ थी बेसिकली इट वाज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, और ये जो चीज़ हो जाएगी दिस विल x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एग्रीड?
अभी तक की जो आपके पास नॉलेज है उसकी बेस पे जो है दिस इज हाउ यू एक्चुअली सॉल्व फॉर लेंथ एंड डिस्टेंसेस. लेकिन ओके, एंड दिस इज व्हाट नॉर्म इज ऑल अबाउट. नॉर्म जो हम जब नॉर्म की बात करते हैं तो नॉर्म इज एक्चुअली गिविंग अस the information about the length and the distance of a vector. But what we will see now in this class is कि आपके पास जो norms होते हैं, Euclidean distance is not the only way to measure the length or the distance between 2 points. There are other different ways of measuring the same things based upon कि आप कौन सा metric जो है वो use कर रहे हैं या कौन से तरीके से distances को लेने की कोशिश कर रहे हैं. तो और वो सारे की सारी जो चीज़ें हैं ना वो under the umbrella of norms आ जाती हैं कि हम norms के थ्रू जो है वो इन चीज़ों को compute करते हैं. नॉर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है जिसमें कोई एलिमेंट x है तो नॉर्म विल बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, जिसको मैं इस तरह के नोटेशन जो है वो मैंने यही डबल बार वाली जो हमने वहां पे यूज की हुई थी वही हमने यूज की हुई है. इट इज सेड टू बी अ नॉर्म इफ इट सेटिस्फाइज दीज इक्वेशंस कि जो आपने पहले इक्वेशन जो कि लेंथ के बारे में भी पढ़ी हुई है या किसी भी चीज़ के डिस्टेंस के बारे में भी पढ़ी हुई है कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. एंड इट विल बी जीरो ओनली अगर वेक्टर इटसेल्फ इज जीरो. अदरवाइज अगर नॉन जीरो वेक्टर्स है तो हमें पता है कि उसका नॉर्म या उसका जो भी आपके पास मैग्नीट्यूड आप देखते हैं वो इट इज ऑलवेज समथिंग ग्रेटर देन जीरो. ठीक है. सिमिलरली अगर आपने उसको वेक्टर को जो है वो मल्टीप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल अभी हमने एग्जांपल ली थी कि वेक्टर हमारे पास 1 और 2 है. अब अगर फर्ज करें मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ 100x लेके और उसके बाद जो है मैं इसका नॉर्म लेती हूँ तो इट विल बी द सेम एज 100 टाइम्स नॉर्म ऑफ x, बिकॉज नॉर्म तो इससे चेंज हो रहा है ना. 100 तो जैसे एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है आपके पास जो है. ठीक है. ये कंडीशन जो है वो हो रही है, फुलफिल होगी. एंड देन दिस कंडीशन होल्ड्स कि आपके पास अगर आप दो वेक्टर्स को एड अप कर रहे हैं और उनका नॉर्म ले रहे हैं तो दे विल बी लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ नॉर्म्स ऑफ द टू वेक्टर्स. तो दीज आर वेक्टर सर्टेन. तो जो भी हमारे पास हम कोई अप्लाई करते हैं फंक्शन जो कि ये तमाम कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है और वो हमें एंड में एक रियल वैल्यू दे रहा है, देन वी कॉल इट अ नॉर्म. ओके. और इसी तरह से जिस तरह हम लेंथ के लिए इसको यूज कर सकते हैं. अब ये सारी की सारी नोटेशन जो है वो तो मैंने यहाँ पे देखें सिर्फ वेक्टर के लिए बात की है तो इसका मतलब है कि वी आर काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द वेक्टर. लेकिन अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो एज वी हैव जस्ट सीन कि मेरे पास अगर दो वेक्टर्स हैं x है और दूसरा y है तो बेसिकली इनका जो डिस्टेंस है x माइनस वाई दिस इज अगेन अनदर वेक्टर ना. तो अगर जो जो चीजें आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस इसका मतलब है आप लेंथ ऑफ दिस वेक्टर निकालना चाह रहे हैं जो भी डिफरेंस से वेक्टर आ रहा है. एंड दैट इज एक्चुअली द सेम थिंग जो कि हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. सो व्हाट वी हैव एस्टैब्लिश इज कि अगर आपके पास नॉर्म क्या आपको पता है तो यू कैन ऑलवेज फाइंड द लेंथ एंड द डिस्टेंसेस. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें तो अभी तक एक ही नॉर्म का पता है जो कि यूक्लिडियन नॉर्म है जिसको आप यूक्लिडियन डिस्टेंस का वर्ड भी यूज करते हैं. So what are the other norms जो कि हम यूज कर सकते हैं और what are the concepts behind them? सबसे पहले जो है we will do actually some examples और उसके बाद examples के बाद जो है we will talk about के ये different कैसे हैं, what are the scenarios जिसमें इनको different norms को use किया जाता है. I am starting with the same Euclidean norm. Say because of the reason कि this is something that you already know. और यूक्लिडियन नॉर्म में हमारे पास क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे एक फिगर भी बनाई हुई है एंड यू ऑलरेडी एक्चुअली नो कि अगर फर्ज करें कि मेरे पास एक वेक्टर है x है और दूसरा वेक्टर जो है वो y है, जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था जिसकी ये वाली फिगर बन रही है. तो उस केस में यूक्लिडियन नॉर्म जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस, यानी जो आपके पास x के कोऑर्डिनेट्स हैं या x के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जाहिर है y के भी उतने ही होंगे, अदरवाइज आप उनको सब्ट्रैक्ट और ऐड कुछ भी नहीं कर सकते. सो आप जो है यूक्लिडियन नॉर्म हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है और लेंथ के लिए हमने जो इसकी जो जस्ट अ मिनट I will just stop with the definition. मुझे पता है आपकी नेक्स्ट क्लास भी होनी है. सो यूक्लिडियन नॉर्म जो है ना उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, उसको हम कहते हैं इसको हम L2 नॉर्म भी कहते हैं. आई विल एक्चुअली टॉक अबाउट कि ये L2 का क्या आना मतलब है. लेकिन फिलहाल
अपने जहन में यूक्लिडियन का ही मतलब रखें, कॉन्सेप्ट रखें। एंड दिस व्हाट इज दिस टेलिंग अस कि हमारे पास अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो व्हाट वी एक्चुअली डू इज कि हम जो भी हमारे पास वेक्टर है उसके हर एलिमेंट को एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं एंड देन वी आर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द सम, ठीक है, जो कि अभी हमने करके देखा है। ओके, एंड दैट इज समथिंग। एंड डिस्टेंस में भी हम क्या कर रहे हैं कि वी आर टेकिंग द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स एंड देन वी आर अप्लाइंग द सेम कॉन्सेप्ट देयर। ओके, L2 नॉर्म के अलावा जो और नॉर्म आपके पास हैं दे आर एक्चुअली, ओके लेट मी, L1 नॉर्म होता है, ठीक है। और L1 नॉर्म जो है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? लेट मी राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द L1 नॉर्म। लेट सपोज कि मेरे पास जो वेक्टर स्पेस है वो तमाम केसेस में मैं इसमें भी वही ले रही हूँ कि आई हैव टेकन द वेक्टर स्पेस टू बी n डायमेंशनल वेक्टर्स हैविंग ऑल द वेक्टर्स रियल एंट्रीज हैं और n डायमेंशन है कि n डायमेंशनल का अगेन आपको मतलब ये समझ में आना चाहिए कि n एंट्रीज भी हैं और n ही उसके बेसिस वेक्टर्स में जो है n वेक्टर्स होने चाहिए जो कि इसको स्पैन कर रहे होंगे, ठीक है। दे आर काइंड ऑफ इक्विवेलेंट थिंग, क्योंकि अगर आप फुल वेक्टर स्पेस को स्पैन करना चाहते हैं तो आपको n नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही चाहिए होते हैं, सो इट द डायमेंशन बिकम्स n। अच्छा, L1 नॉर्म जो है उसको मैं कैसे डिफाइन करूंगी? इफ आई हैव अ वेक्टर x that belong to this vector space, then L1 norm is defined as summation of just absolute values, ठीक है, which means कि मेरे पास, और सिमिलरली अगर मैं इसका डिस्टेंस लेना चाहती हूँ, लेट्स सपोज कि x माइनस वाई का मैं L1 लेना चाहती हूँ नॉर्म, मैंने ये गलत लिखा हुआ है, 1 में बाहर लिखूंगी, ठीक है, L1 नॉर्म लेना चाहती हूँ, देन इट विल बी इक्वल टू n फ्रॉम 1 to n x n माइनस वाई n का एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स मेरे पास अगर मैंने L2 नॉर्म L1 नॉर्म अगर मैंने लेना है तो इफ आई हैव दिस एज x1 और x2, x है वेक्टर और दूसरा पॉइंट y है, x के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1 एंड x2, y के क्या हैं? y1 एंड y2। तो L1 नॉर्म में क्या हो रहा है? आई एम टेकिंग x1 माइनस y1, इसका क्या मतलब है? ये डिस्टेंस ले रही हूं मैं, दिस इज x1 माइनस y1, राइट? एवरीवन एग्रीज? क्योंकि दोनों x डायरेक्शन में है ना। एंड x2 माइनस y2 क्या है? ये। सो आई एम जस्ट एडिंग दीज डिस्टेंसेस, स्ट्रेट डिस्टेंसेस, मैं स्क्वायर करके जो है उनको लेके और एब्सोल्यूट नहीं ले रही। यानी L2 में हमने क्या देखा था, या जो एक यूक्लिडियन डिस्टेंस जो था वो इस तरह का डिस्टेंस था। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इस केस में जो L1 नॉर्म से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, वी कॉल इट एज टैक्सी कैब नॉर्म और मैनहट्टन नॉर्म भी कहते हैं। मैनहट्टन बेसिकली न्यूयॉर्क में एक जगह है, बहुत मशहूर जगह है, और उसमें जो है ना व्हाट इज एक्चुअली व्हाई इज इट नेम्ड आफ्टर दैट, क्योंकि मैनहट्टन में जो बिल्डिंग्स है ना वो बहुत क्लोज मौजूद हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपके पास बिल्कुल साथ अगर बिल्डिंग्स मौजूद हैं तो देयर इज नो वे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय टेकिंग अ शॉर्टकट। आपने अगर जाना है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वही पाथ फॉलो करना पड़ेगा जो कि कोई टैक्सी कर रही है, विच मीन्स के दैट इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ लॉन्गर पाथ एज कंपेयर टू द शॉर्टेस्ट जो हम यूक्लिडियन डिस्टेंस की बात करें, बट दैट इज एक्चुअली अ डिस्टेंस ऑल्सो, ठीक है। अगर आप जो है वो L2 नहीं कर सकते या यूक्लिडियन डिस्टेंस अगर मेजर नहीं कर सकते तो इन दैट केस बस व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप, और इसीलिए इसका नाम जो है वो टैक्सी कैब भी लिखा हुआ है। तो दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ सेइंग कि आप एक जगह से दूसरी जगह ही पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन बजाय इसके कि आप डायरेक्टली पहुंच रहे हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस लेके, आप पहले क्या कर रहे हैं, आप एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं।
जस्ट इमेजिन कि रोड्स बनी हुई हैं, ठीक है, तो आपके पास डायरेक्ट पाथ है ही नहीं, तो आपको वो रोड ही फॉलो करनी पड़ रही है जो कि टैक्सी के लिए यूज हो रही होती है. दिस इज अनदर काइंड ऑफ measure for length and distances. Another okay, I will stop क्योंकि असल में आपकी क्लास है अगली, तो okay, we will continue with it in the next lecture क्योंकि अभी हम कवर कर भी नहीं पाएंगे. So let me stop here.